ये क्लास 11 के साइकोलॉजी का चैप्टर 3 है, द बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। समरी देखेंगे इसका पूरा चैप्टर इन वन शॉट। फर्स्ट, इवोल्यूशनरी पर्सपेक्टिव। इवोल्यूशन मतलब कुछ नई स्पीसीज का बनना। नई स्पीसीज कैसे बनेगी? जो पुराना है उसमें कुछ धीरे धीरे चेंज होगा और इसमें लगेंगे कई जनरेशन। चेंज क्यों होगा? क्योंकि इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है और उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने आप को बदलना पड़ेगा, अडॉप्ट करना पड़ेगा इन्वायरमेंट। उसकी वजह से इवोल्यूशन होगा, कुछ नई स्पीसीज बनेगी। इवोल्यूशन रिफर टू द ग्रेजुअल एंड ऑर्डरली बायोलॉजिकल चेंजेस दैट रिजल्ट इन स्पीसीज। इस किस में चेंज हुए? स्पीसीज में। कौन से चेंज हुए? बायोलॉजिकल चेंजेस। और ये धीरे धीरे होंगे, एक ऑर्डर में होंगे। फ्रॉम देयर प्री एग्जिस्टिंग फॉर्म, पहले से कुछ चेंज होगा तभी नया बनेगा। कैस क्यों चेंज हो रहा है? इन रेस्पॉन्स टू द चेंजिंग एडाप्टेशनल डिमांड ऑफ देयर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट की डिमांड है। इन्वायरमेंट की डिमांड मतलब इन उस जगह आपको रहने के लिए आपको अपने आप में चेंजेस लेके आने पड़ेंगे। तो जितने आपने चेंज कर लिए कि कई 100 पीढ़ियों के बाद वो चेंज परमानेंट हो गए और आप एक नई स्पीसीज बन गए। तो ये इवोल्यूशन है। दी चेंजेस आर सो स्लो दैट दे बिकम विजिबल आफ्टर हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन। ये चेंजेस बहुत स्लो होते हैं, इसलिए एक साथ इन्हें देखना नहीं देखा जा सकता, क्योंकि इन्हें देखने में ही हंड्रेड्स ऑफ जनरेशन चले जाती हैं। धीरे धीरे ये डेवलप होते हैं चेंजेस। इवोल्यूशन अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। देखो, जो इन्वायरमेंट में चेंज हो रहे हैं उस इन्वायरमेंट में रहने के लिए अपने आप को ढालना ही नेचुरल सिलेक्शन है, क्योंकि दूसरे तो ख़त्म हो जाएंगे फिर। द ट्रेड्स और करेक्टरिस्टिक दैट आर एसोसिएटेड विद हाई रेट ऑफ सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्शन। जो करेक्टरिस्टिक सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है एंड रिप्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट है, वो ही जाते हैं दूसरे नेक्स्ट जनरेशन में। रिप्रोडक्शन ऑफ दोज स्पीसीज आर द मोस्ट लाइकली वंस टू बी पास्ड ऑन टू द नेक्स्ट जनरेशन। वो नेक्स्ट जनरेशन में वही जाते हैं और फिर नेक्स्ट जनरेशन में जाएंगे तो धीरे धीरे कई 100 पीढ़ियों के बाद वो परमानेंट चेंजेस आ जाएंगे। और परमानेंट चेंज तब आए तभी नई स्पीसीज बन जाएगी, मतलब पुरानी से अलग हो गई स्पीसीज। इसी तरह से हम इवोल्व होते होते बने हैं। पहले हम इंसान तो नहीं थे, इंसान होते होते कितनी पीढ़ियाँ गई हैं। ये हुआ इवोल्यूशन के थ्रू। इवोल्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से अपने आप को ढालना था। इम्पोर्टेंट फीचर्स क्या हैं जो मॉडर्न ह्यूमन बीइंग में हुए हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं अपने एंसेस्टर से? हम अपने एंसेस्टर से डिफरेंट कैसे हैं? ए बिगर एंड डेवलप ब्रेन है हमारे पास। हमारे पास जो ब्रेन है वो डेवलप है। इसकी कैपेसिटी फॉर कोग्निटिव बिहेवियर, जैसे कि परसेप्शन, मेमोरी, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड यूज ऑफ लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन, ये हम में है। हमारे एंसेस्टर्स में से ज़्यादा डेवलप हमारा ब्रेन है। हम एबिलिटी टू वॉक अपराइट ऑन 2 legs, हमने 2 पैरों पे चलना शुरू किया। एंड ए फ्री हैंड विद वे वर्केबल अपोजिंग थम, और हाथ हमारे फ्री हो गए काम करने के लिए। तो हम अपने एंसेस्टर से इस तरह से अलग हैं। एक तो वेल डेवलप ब्रेन हो गया और दूसरा, पहले हमारे एंसेस्टर्स 4 पैरों पे चलते थे, हमने 2 पे चलना शुरू किया तो अगले 2 फ्री हो गए। जो अगले 2 फ्री हुए उनसे हमने काम करना शुरू किया तो हम नई स्पीसीज बन के आए। फिर न्यूरॉन जो है हमारे ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की यूनिट है, जैसे हमारी बॉडी की यूनिट सेल है, वैसे न्यूरॉन ब्रेन की या नर्वस सिस्टम की यूनिट है। न्यूरॉन इज द बेसिक यूनिट ऑफ आवर नर्वस सिस्टम। ये एक स्पेशलाइज सेल है। इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है, मतलब हमारे ब्रेन तक जो चीज़ें पहुँचेंगी वो न्यूरॉन के थ्रू पहुँचेंगे। न्यूरॉन एक स्पेशलाइज सेल है विच पॉजेस यूनिक प्रॉपर्टी इसमें है। किस चीज़ की प्रॉपर्टी है? कन्वर्टिंग वेरियस फॉर्म ऑफ स्टिमुलाई इनटू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स। न्यूरॉन में करता क्या है? बाहर से जो भी चीज़ें हम ले रहे हैं, मतलब कोई भी चीज़ हमें इफेक्ट कर रही है, वो स्टिमुलाई है, उस स्टिमुलाई को ब्रेन तक पहुंचाना है। ये न्यूरॉन ये काम करता है। तो ब्रेन तक उस इंफॉर्मेशन को कैसे पहुंचाएगा? स्टिमुलाई मतलब हम चल रहे हैं, फिर रहे हैं, कुछ भी चीज़ आसपास देख रहे हैं, तो वो चीज़ें जो हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, सब चीज़ें उस वो एक इन्फॉर्मेशन है। उस इन्फॉर्मेशन को इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में कन्वर्ट करेगा और उसे फिर ब्रेन तक पहुंचाएगा। ब्रेन जब फैसला लेगा, ब्रेन तक चीज़ें नहीं पहुंचेंगी तो कोई फैसला नहीं लिया जाएगा। तो न्यूरॉन क्या करते हैं? रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेंस ऑर्गन, फिर वहाँ से पहुँचाते हैं ब्रेन के पास। ब्रेन मतलब सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों है।
फिर वहाँ से वो डिसीजन लेता है, फिर उस ऑर्गन तक बात पहुँचती है कि करना क्या है। तो न्यूरॉन वो यूनिट है नर्वस सिस्टम की जो इन्फॉर्मेशन लेके जाती है ब्रेन तक और फिर ब्रेन से वापस उस ऑर्गन तक। न्यूरॉन के 3 कंपोनेंट हैं, 3 पार्ट हैं न्यूरॉन के, सोमा, सेल बॉडी, डेंड्राइट और एक्सॉन। जो सोमा है सेल बॉडी बीच में है, वो इम्पोर्टेंट पार्ट है। मेन बॉडी है, इसमें न्यूक्लियस है और सारे वैसी चीज़ें सभी हैं जो सेल में होती हैं। जेनेटिक मटेरियल भी इसके अंदर है। जेनेटिक मटेरियल ऑफ द न्यूरॉन इज स्टोर्ड इन साइड न्यूक्लियस एंड एक्टिवली इंगेज्ड ड्यूरिंग सेल रिप्रोडक्शन एंड प्रोटीन सिंथेसिस। तो सेल जो सोमा है या सेल बॉडी वो इम्पोर्टेंट पार्ट है, उसी के अंदर सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट पार्ट है डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स जो है ब्रांच लाइक स्पेशलाइज स्ट्रक्चर, ये सोमा सेल बॉडी है। तो डेंड्राइट्स ऐसे होंगे, इसके ऊपर लगे होंगे। तो ये ब्रांच लाइक स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर होंगे जो सोमा या सेल बॉडी से कनेक्टेड है और ये करते हैं दे आर द रिसीविंग एंड ऑफ द न्यूरॉन। ये जो इन्फॉर्मेशन है उसे रिसीव करने का काम करते हैं, जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के फॉर्म में आई है और उसे न्यूरॉन बाय न्यूरॉन होकर वो ब्रेन तक पहुंचती है इन्फॉर्मेशन। देयर फंक्शन इज टू रिसीव इनकमिंग न्यूरल इम्पल्स फ्रॉम द एडजेसेंट न्यूरॉन। जो नज़दीक का न्यूरॉन है, देखो एक न्यूरॉन तो वहाँ तक इन्फॉर्मेशन लेकर जाएगा, कई सारे न्यूरॉन लगेंगे तो न्यूरॉन टू न्यूरॉन इन्फॉर्मेशन जाएगी। तो सोमा सेल बॉडी होगी, डेंड्राइट्स हो गए और फिर है एक्सॉन। एक्सॉन ये लंबा वाला, ये सेल बॉडी है, या डेंड्राइट्स है, ये हो गया एक्सॉन। एक्सॉन के बाद है ये बटन नॉब लाइक स्ट्रक्चर, ये पूरा न्यूरॉन है। तो जो एक्सॉन है ये है एक्सॉन, जो लंबा पाइप लाइक स्ट्रक्चर होगा वो एक्सॉन कंडक्ट करेगा इन्फॉर्मेशन अलोंग इट्स लेंथ जहाँ तक वो है। इसके टर्मिनल पॉइंट पर या एंड पर है टर्मिनल बटन, जिसमें है न्यूरोट्रांसमीटर जो दूसरे न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन देने का काम करेंगे। न्यूरॉन जनरली कंडक्ट इन्फॉर्मेशन इन वन डायरेक्शन, कहाँ से, डेंड्राइट्स फिर एक्सॉन फिर वो टर्मिनल बटन। डेंड्राइट, सोमा सेल बॉडी, फिर एक्सॉन और फिर लास्ट में टर्मिनल बटन, ये उसकी डायरेक्शन है इन्फॉर्मेशन फ्लो की। इसमें बंडल ऑफ न्यूरॉन लगते हैं। नर्व और में लिव 2 टाइप के, सेंसरी नर्व, मोटर नर्व। सेंसरी नर्व वो होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को लेके जाती हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक। सेंसरी नर्व को एफरेंट नर्व भी कहते हैं, ये कैरी करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंस ऑर्गन जहाँ से इन्फॉर्मेशन ली गई है बाहर इन्वायरमेंट से। मोटर नर्व को इफरेंट नर्व भी कहते हैं, वहाँ से ब्रेन ने जो डिसीजन लिया है उस डिसीजन को फॉलो करने का काम करती है मोटर नर्व। नर्व इम्पल्स, इंफॉर्मेशन ट्रेवल विद इन द नर्वस सिस्टम इन द फॉर्म ऑफ नर्व इम्पल्स। देखो इन्फॉर्मेशन किस तरह से मूव करेगी नर्व इम्पल्स के फॉर्म में। व्हेन स्टिमुलस एनर्जी कम्स इनटू कांटेक्ट विद रिसेप्टर, जब स्टिमुलस बाहर से कोई आई, मतलब हमारा मतलब हमें काटा चुभा, तो ये स्टिमुलस है, रिसेप्टर हमारी स्किन ने उसे पता कर किया कि कुछ तो हुआ है, तो इलेक्ट्रिकल चेंजेस होंगे इन द नर्व पोटेंशियल स्टार्ट। नर्व पोटेंशियल इज ए सडन चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल ऑफ सरफेस ऑफ ए न्यूरॉन। when the stimulus energy is relatively weak, देखो स्टिमुलस नर्व इम्पल्स हुई है, स्टिमुलस हुई, स्टिमुलस की वजह से पोटेंशियल चेंज हुए, उसकी वो नर्व इम्पल्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन गई ब्रेन तक। इस ये ऑल और नन प्रिंसिपल पे काम करेगा। कुछ स्टिमुलस को ये अगर नहीं देख रहा है तो ये नहीं देखेगा, मतलब अगर नर्व इम्पल्स इतनी है कि फ़र्क पड़ रहा है तो ब्रेन तक जाएगी, अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा तो वो कोई रेस्पॉन्स देगा ही नहीं। The nerve fiber work according to the all or none principle, which means that they either respond completely or do not respond at all। या तो ये completely respond करेंगे या बिल्कुल भी respond नहीं करेंगे। मतलब नर्व ने कुछ ऑब्जर्व किया तो ब्रेन तक पहुंचाएगा, और कुछ ऑब्जर्व नहीं किया तो वो ऑब्जर्व किया ही नहीं तो काम ही खत्म। मतलब काम करेगा तो पूरा करेगा, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेगा। साइनेप्स, दो न्यूरॉन के बीच का वो स्पेस है साइनेप्स। Information is transmitted from one place to another within the nervous system in the form of nerve impulse. A single neuron can carry a neural impulse up to a distance covered by the length of axon। सिंगल न्यूरॉन वहीं तक इन्फॉर्मेशन लेके जाएगा जहाँ तक वो है, तो इसमें कई सारे न्यूरॉन लगेंगे, तो कई सारे न्यूरॉन लगेंगे तो एक न्यूरॉन के जहाँ ख़त्म हो रहा है
और जो दूसरा शुरू हो रहा है वो जो बीच का स्पेस है उसको कहते हैं साइनेप्स। अब न्यूरॉन पढ़ लिया, नर्वस सिस्टम की यूनिट है। अपने नर्वस सिस्टम में क्या है, तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, मोस्ट डेवलप है। नर्वस सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन, कौन सा कहाँ है, नर्वस सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन है एंड स्पाइनल कॉर्ड है। ब्रेन के भी तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में दो पार्ट है, सोमेटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक में भी दो पार्ट है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक हमारी बॉडी को तैयार करता है लड़ाई के लिए, और पैरासिम्पैथेटिक कहता है कि शांत हो जाओ अब, जब लड़ाई ओवर हो जाए तब। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पार्ट है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। एडल्ट ब्रेन का वेट है 1.36 kg। इट कंटेन 100 बिलियन न्यूरॉन। ब्रेन इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू स्ट्रक्चर एंड रीजन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट। फर्स्ट पार्ट है फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ब्रेन के तीन पार्ट है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन मतलब अगला हिस्सा है, इसके पार्ट है सेरिब्रम, हाइपोथैलेमस, थैलेमस, लिम्बिक सिस्टम, ये सब फोर ब्रेन के। मिड ब्रेन मतलब फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन के बीच में है, और हाइंड ब्रेन के पार्ट है सेरिबेलम, मेडल पोन्स एंड मेडुला ऑब्लांगेटा। सेरिब्रम ऑल्सो नोन एज सेरिब्रल कॉर्टेक्स, जो सारे दिमाग के काम होते हैं सब यही होते हैं। इट रेगुलेट ऑल हायर लेवल ऑफ कोग्निटिव फंक्शन, जैसे कि अटेंशन, परसेप्शन, लर्निंग, मेमोरी, सब करता है सेरिब्रम। सेरिब्रम पार्ट है फोर ब्रेन का। रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग सब यही करता है। द सेरिब्रम मेक्स 2/3 ऑफ द टोटल मास ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। टोटल जो ब्रेन है उसका 2/3 तो सेरिब्रम ही है। Cerebrum is divided into two equal half, symmetrical half. Cerebral hemisphere left और right में divided होता है। Cerebral cortex has been divided into four lobes: frontal, parietal, temporal and occipital. फ्रंटल लोब जो फ्रंट का पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल किसके लिए, ये ब्रेन की बात हो रही है। फोर ब्रेन एंड फोर ब्रेन में भी सेरेब्रम। सेरेब्रम में जो फ्रंटल पार्ट है वो रेस्पॉन्सिबल है अटेंशन, थिंकिंग, मेमोरी, लर्निंग, दिमाग की सारी चीज़ें, रीजनिंग, ये सब चीज़ें। ब्राइटल लोब जो है रेस्पॉन्सिबल है किसके लिए, और विजुअल एंड ऑडिटरी सेंसेशन, देखना सुनना। टेम्पोरल लोब is primarily concerned with process of auditory information, memory of symbolic sound, speech and written language. Temporal lobe. Occipital lobe is mainly concerned with visual, देखना। occipital मतलब आँख, visual देखना के लिए रेस्पॉन्सिबल है ये सारे हैं ब्रेन, फोर ब्रेन के पार्ट। ब्रेन में जो ये है रेस्पॉन्सिबल है इस काम को करने के लिए। फोर ब्रेन का सेरिब्रम के बाद हाइपोथैलेमस, स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर इन द ब्रेन, वन ऑफ द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। ये क्या करता है, रेगुलेट फिजियोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इमोशनल एंड मोटिवेशनल बिहेवियर, ईटिंग, ड्रिंकिंग, स्लीपिंग, टेम्परेचर रेगुलेशन, ये करता है हाइपोथैलेमस, मेंटेन करता है। भूख प्यास, सोना उठना जागना, ये सब चीज़ें। हार्ट रेट, रेगुलेट सिक्रेशन ऑफ हार्मोन फ्रॉम वेरियस एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारे काम करता है हाइपोथैलेमस। मिड ब्रेन कनेक्ट करता है फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन को। इट मेक अस अलर्ट एंड एक्टिव बाय रेगुलेटिंग सेंसरी इनपुट। हाइंड ब्रेन में है मेडुला ऑब्लांगेटा। इट इज़ द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन दैट एग्जिस्ट इन कंटिन्यूएशन ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। इट कंटेन न्यूरल सेंटर जो रेगुलेट करते हैं लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज़ को, जैसे कि ब्रीथिंग, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ये मेंटेन करता है मेडुला ऑब्लांगेटा। ऑल्सो नोन एज वाइटल सेंटर फॉर द ब्रेन, वाइटल सेंटर ऑफ द ब्रेन। नेक्स्ट है सेरिबेलम, ये इम्पोर्टेंट पार्ट है ब्रेन का, हाइंड ब्रेन का पार्ट है ये करता है मसल को कोऑर्डिनेट। अगर इसमें कोई चोट लग जाए तो इंसान हिलना जुलना, मोटर एक्टिविटी कुछ भी नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन और मसलकुलर मूवमेंट ये करता है। अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो मोटर एक्टिविटी नहीं होगी, मतलब हम उठना बैठना चलना फिरना ये सब कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर सेरिब्रम मतलब फोर ब्रेन में पार्ट चोट लग जाए तो सोचना समझना ये कुछ नहीं कर पाएंगे, पागल हो जाएंगे उस तरह से।
नेक्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है स्पाइनल कॉर्ड। पहला पार्ट ब्रेन, दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड मतलब रीढ़ की हड्डी, लॉन्ग रोप लाइक कलेक्शन ऑफ नर्व फाइबर है। ए वन एंड इज कनेक्टेड विद मेडुला ऑफ द ब्रेन, एक साइड एक किनारा ब्रेन से कनेक्टेड है और दूसरा फ्री है एज ए टेल, मतलब रीढ़ की हड्डी है ये। फंक्शन क्या है स्पाइनल कॉर्ड का, ये कि इट कैरी सेंसरी इम्पल्स कमिंग फ्रॉम द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी टू द ब्रेन। जो लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी है वहाँ से सेंसरी इम्पल्स जो आ रही हैं उन्हें ब्रेन तक ले जाने का काम करती है। एंड जो मोटर इम्पल्स ब्रेन से ओरिजिनेट हो रही हैं उन्हें पूरी बॉडी में ले जाने का काम स्पाइनल कॉर्ड का है। इसका एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम इसका रिफ्लेक्स भी है, सिंपल रिफ्लेक्स एक्शन। टू परफॉर्म सम सिंपल रिफ्लेक्स जिसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, मान लो हमारी उंगली कहीं गर्म जगह लग गई तो तुरंत हट जाएगी ब्रेन तक बात पहुंचने से पहले, तो वो हो रहा है सिंपल रिफ्लेक्स स्पाइनल कॉर्ड की वजह से। नेक्स्ट है ब्रेन का पार्ट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पहला था सेंट्रल नर्वस सिस्टम, अब है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज composed of all the neuron and nerve fibers that connect central nervous system to the rest of the body। देखो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड है, ठीक है। अब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी से कनेक्ट करने का काम करता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मतलब ब्रेन तो एक जगह है ना, स्पाइनल कॉर्ड एक जगह है, तो इन्हें पूरी बॉडी से कनेक्ट करने का काम है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का। इसमें फर्स्ट सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम है नर्व है सेंसरी नर्व, क्रेनियल नर्व एंड सेंसरी नर्व। क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में है सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक में भी है क्रेनियल नर्व एंड स्पाइनल नर्व। इनका काम क्या है क्रेनियल नर्व का, क्रेनियल नर्व मेनली 3 टाइप की हैं, सेंसरी मोटर एंड मिक्स्ड। ये जो है जो ब्रेन तक इंफॉर्मेशन ले जाने का काम करती हैं। कहाँ से, सेंसरी नर्व जो सेंसरी कलेक्ट करती है सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द रिसेप्टर ऑफ द हेड रीजन, पूरा सिर का जो हिस्सा है उसे कवर करती है सेंसरी नर्व। मोटर नर्व ओरिजिनेट इम्पल्स फ्रॉम द ब्रेन, ये कैरी मोटर इम्पल्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम द ब्रेन टू द मसल्स ऑफ द हेड रीजन। जो क्रेनियल नर्व है वो फुल्ली हेड को कवर करती हैं। नर्व क्या काम करती है, नर्व करती है ब्रेन को पूरी बॉडी से कनेक्ट, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी से कनेक्ट करने का काम करती है नर्व। तो क्रेनियल नर्व जो है वो पूरा जो हेड का रीजन है उसे ब्रेन से कनेक्ट करती है, ठीक है। स्पाइनल नर्व क्या 31 पेयर है, ये स्पाइनल कॉर्ड को पूरी बॉडी से कनेक्ट करेंगे। मतलब क्रेनियल नर्व ने पूरे सिर को हेड रीजन को कनेक्ट किया ब्रेन से, स्पाइनल नर्व ने पूरी बॉडी को कनेक्ट किया ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी 2 टाइप का है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो बॉडी को तैयार करता है लड़ाई करने के लिए, भागने के लिए, डील विद इमरजेंसी सिचुएशन, क्विक रिस्पांस दिखाता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। डील विद इमरजेंसी, सो क्विक रिस्पांस एंड पावरफुल रिस्पांस, जो कि लड़ने या भागने में हेल्प करता है। तो उस बॉडी को तैयार करता है उस सिचुएशन के लिए जो इमरजेंसी सिचुएशन होती है। जैसे कि डाइजेशन, अगर हमें चोट लग गई, मतलब आग लग गई कहीं, तो हम क्या करेंगे, भागेंगे ना। तो भागने के लिए ज़रूरी है कि बॉडी उसके लिए तैयार हो, तो ये बॉडी को उस सिचुएशन के लिए तैयार करता है। जैसे कि डाइजेशन स्लो कर देगा, ब्लड फ्लो फ्रॉम इंटरनल ऑर्गन को से मसल्स की तरफ बढ़ाएगा क्योंकि भागना है तो मसल्स में चाहिए। ब्रीदिंग रेट, ऑक्सीजन सप्लाई, हार्ट रेट, ब्लड शुगर लेवल सब बढ़ा देगा क्योंकि भागने में हेल्प करेंगे सब। सलाइवेशन कम कर देगा क्योंकि भागना है, लड़ना है या भागना है। इंक्रीज स्वेटिंग, पसीना आना शुरू हो जाएगा। हार्ट रेट बढ़ जाएंगी, सांस जल्दी जल्दी लोगे तो ब्रोंकाई डायलेट हो जाएंगी। टीयर ग्लैंड को स्टिमुलेट कर देगा। पिपल डायलेट, मतलब आँख चौड़ी फैला लोगे आप। डाइजेशन तो स्लो है। तो ये जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये बॉडी को तैयार करता है लड़ने के लिए, भागने के लिए, मतलब इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। और जब इमरजेंसी सिचुएशन ओवर हो जाए तो पैरासिम्पैथेटिक काम करता है फिर। तो पैरासिम्पैथेटिक क्या करता है कि अब खतरा टल चुका, अब नॉर्मल स्टेट में आ जाओ, तो बॉडी को नॉर्मल स्टेट में लेके आएगा ये।
क्योंकि उसने तो सारी चीज़ें बढ़ा रखी हैं। तो ये सब चीज़ों को नॉर्मल लेके आएगा, हार्ट बीट स्लो करेगा, डाइजेशन को थोड़ा बढ़ाएगा, जो आंखों की पुतली फैला रखी है तो उसे थोड़ा ठीक करेगा, सलाइवेशन बढ़ाएगा। तो वो नॉर्मल स्टेट में बॉडी को लेके आने का काम करेगा पैरासिम्पैथेटिक। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, क्योंकि बॉडी को हमेशा इस तरह से भी नहीं छोड़ सकते कि लड़ने के लिए तैयार हो, और हमेशा रिलैक्स भी नहीं छोड़ सकते। एंडोक्राइन सिस्टम मतलब ये वो ग्लैंड है जो जिनसे हार्मोन सिक्रेट होता है, और हार्मोन बहुत सारे के एक्शन परफॉर्म करता है बॉडी के अंदर। जैसे कि हम बड़े होते तो बड़े होने में हार्मोन लगते हैं, हार्मोन सिक्रेट होते हैं तो हमारे बहुत सारे काम चलते हैं, हम बड़े होते हैं। सेकंड, सेक्सुअल करेक्टर आते हैं, मतलब बच्चा लड़का या लड़की में दिखाई देता है। तो ये सब चीज़ें हार्मोन की वजह से हो रहे हैं। हार्मोन जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब इसमें कोई डक्ट नहीं होती, जहाँ ये ग्लैंड है वहीं पर हार्मोन सिक्रेट हो जाएगा। तो वहाँ से और ऑर्गन तक पहुँचेगा कैसे, पूरी बॉडी में फ्लो कैसे करेगा, विद द हेल्प ऑफ ब्लड। तो इसका काम करने, हार्मोन सिक्रेट करने के लिए कई सारे ग्लैंड हैं, सबका अपना अपना हार्मोन है, और हर एक हार्मोन का अपना एक फंक्शन है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जो कि जस्ट सिचुएटेड जस्ट बिलो द हाइपोथैलेमस, मतलब ब्रेन में ये के पास सिचुएटेड है, ये ब्रेन में सिचुएटेड है। इसे मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं, क्योंकि ये बहुत ऐसे हार्मोन सिक्रेट करती है जो दूसरे ग्लैंड को हार्मोन सिक्रेट करने में हेल्प करते हैं। ये दूसरे ग्लैंड के हार्मोन सिक्रेट करने में रेगुलेट करते हैं। तो ये मास्टर ग्लैंड भी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कुछ हार्मोन तो ऐसे होते हैं जो ये सिक्रेट करते हैं कि कुछ टाइम पे काम करते हैं, कुछ कुछ टाइम के बाद काम करते हैं, जैसे ग्रोथ हार्मोन है। तो जब तक हम एडल्ट होने से पहले तक ये काम करेंगे अच्छे से। उसके बाद कुछ जैसे गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, वो एडोलेसेंस में जब एंट्री करेंगे तब वो काम करेंगे। तो हर एक हार्मोन का अपना एक टाइम है, वो तभी काम करता है। थायराइड थायराइड ग्लैंड कहाँ लोकेटेड है, इन द नेक। ये प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन हार्मोन, थायरोक्सिन जो मेंटेन करता है मेटाबॉलिक रेट बॉडी में। नेक्स्ट ग्लैंड है एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल जो ग्लैंड है वो लोकेटेड होती है ओवर ईच किडनी के, हर एक किडनी के ऊपर एक जोड़ी किडनी है, मतलब दो किडनी है हर इंसान में। तो ये किडनी के ऊपर है एड्रिनल ग्लैंड। इसके दो पार्ट हैं, कॉर्टेक्स एंड मेडुला। तो ये जो कॉर्टेक्स है वो सिक्रेट करता है कॉर्टिकॉइड हार्मोन। कॉर्टिकॉइड हार्मोन करते हैं बैलेंस, रेगुलेट करते हैं मिनरल्स को, सोडियम पोटेशियम जैसे जो सारे मिनरल्स हैं उन्हें उनका बैलेंस मेंटेन करते हैं कॉर्टिकॉइड हार्मोन। मेडुला जो एड्रिनल मेडुला सिक्रेट करते हैं दो हार्मोन, इपिनेफ्रिन एंड नॉरएपिनेफ्रिन। नेक्स्ट है पेनक्रियाज। ये सिचुएटेड है नियर द स्टमक। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें सभी इंपॉर्टेंट है, बट ये जो सिक्रेट करता है वो करता है इंसुलिन सिक्रेट। और इंसुलिन हेल्प करता है लीवर को, helps the liver to break down glucose for use by the body and for storage as glycogen by the liver। इंसुलिन क्या काम करता है, इंसुलिन है वो जो जिसकी कमी से डायबिटीज होता है, शुगर होता है। तो इंसुलिन एक हार्मोन है, सिक्रेट करता है कौन, पैनक्रियाज। इंसुलिन हेल्प करता है लीवर की, कैसे, इंसुलिन जो ब्लड शुगर लेवल है उसे ब्रेक डाउन करता है और यूजेबल फॉर्म में लेके आता है, और जो एक्स्ट्रा शुगर है उसे कन्वर्ट करता है ग्लाइकोजन में जो कि स्टोर होती है लीवर में। तो ये इंसुलिन का काम है। अगर इंसुलिन का सिक्रेशन ना हो तो ये काम नहीं होगा। अगर ये काम नहीं होगा तो ब्लड में शुगर लेवल बढ़ जाएगा। अगर ब्लड में शुगर लेवल बढ़ेगा इसका मतलब शुगर या डायबिटीज़ हो गई है। फिर इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं, इंसुलिन फिर इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है। फिर वो यही काम करता है, जो ब्लड में शुगर है उसे ब्रेक डाउन करेगा, सेल तक पहुँचाएगा, जो एक्स्ट्रा है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा और लीवर में स्टोर कर देगा। तो इंसुलिन की कमी से होता क्या है, डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर। नेक्स्ट गोनाड्स टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ये भी हार्मोन, इनसे भी हार्मोन सिक्रेट होते हैं जो कि रेस्पॉन्सिबल है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर के लिए मेल एंड फीमेल में।
द सीक्रेट जो इन हार्मोन का सीक्रेशन होता है एट द रेट ऑफ पुबर्टी पर 10 से लेकर 14 साल से शुरुआत होती है, पहले नहीं होता इनका सीक्रेशन। तो तभी सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर दिखाई देते हैं। जो टेस्टिस से हार्मोन सीक्रेट होता है वो है टेस्टोस्टेरोन, जो कि मेल का हार्मोन है, मतलब दाढ़ी मूंछ आना शुरू हो जाती है। ओवरी से सीक्रेट होते हैं एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन, दो हार्मोन जो फीमेल के सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर को दिखाता है। नेक्स्ट टॉपिक है हेरिडिटी, जीन्स एंड बिहेवियर। हेरिडिटी मतलब जीन्स के थ्रू जो करेक्टर जा रहे हैं नेक्स्ट पीढ़ी में। वी इनहेरिट करेक्टरिस्टिक फ्रॉम आवर पेरेंट इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। हम अपने पेरेंट्स के जैसे कैसे हैं, क्यों हैं? क्योंकि उनके करेक्टर हमारे अंदर जीन्स के थ्रू आए हैं। द स्टडी ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ द फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल करेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम एंसेस्टर इज रेफर टू एज जेनेटिक्स। जेनेटिक्स है ये। तो इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? द चाइल्ड बिगिन लाइफ एज ए सिंगल जाइगोट सेल। हमारी लाइफ की शुरुआत एक सिंगल सेल से हुई है। सिंगल सेल को कहा गया है जाइगोट सेल, जो बनी है मदर के ओव्यूम से और फादर के स्पर्म के मिलने से। जाइगोट सेल बनी है सिंगल सेल। जाइगोट एक टाइनी सिंगल सेल है जिसमें न्यूक्लियस भी है और क्रोमोसोम भी है। क्रोमोसोम में है जीन्स, और जीन्स की वजह से हमारे अंदर वो जेनेटिक करेक्टर आए हैं जो हमारे पेरेंट्स में थे। तो जाइगोट सेल है क्या? सिंगल सेल है जो बनी है मदर का जो ओव्यूम है, फर्टिलाइज हुआ है बाय फादर के स्पर्म से। जो क्रोमोसोम है वो यूनिट है, मतलब क्रोमोसोम वो हेरिडिटी एलिमेंट है बॉडी का। क्रोमोसोम इंसान में 46 क्रोमोसोम, तो हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम आए जो, तो उसमें से 23 जो क्रोमोसोम है मदर से आए और 23 आए हैं फादर से। जो 20 मदर से भी 23 क्रोमोसोम आए और फादर से भी 23 क्रोमोसोम आए हैं। ठीक है, दोनों मिलके बनाए 46 क्रोमोसोम। तो मेल हो या फीमेल हो, सब में 46 क्रोमोसोम है। तो मेल कैसे डिसाइड हुआ कि ये मेल होगा या फीमेल होगा? तो जो फादर से इस क्रोमोसोम आए हैं 23rd क्रोमोसोम, उसमें जो 23rd वाला क्रोमोसोम है वो दो टाइप का हो सकता है, एक्स टाइप का या वाई टाइप का। अगर फादर का एक्स टाइप का क्रोमोसोम आया है तो वो फिर लड़की होगी। अगर फादर का जो वाई टाइप का क्रोमोसोम आया है भाई वो लड़का होगा। 23rd क्रोमोसोम का ही खेल है बस ये। द 23rd क्रोमोसोम ऑफ द स्पर्म सेल। स्पर्म सेल मतलब फादर का जो आया है ये कैन बी आइदर एक्स और वाई टाइप। इफ ये अगर एक्स टाइप का है, एक्स टाइप का जो क्रोमोसोम स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है एक सेल को, तो इट विल बी फीमेल। अगर वाई टाइप के स्पर्म ने फर्टिलाइज किया है तो होगा इट मेल चाइल्ड। एक्स वाई क्रोमोसोम से बनते हैं ये। क्रोमोसोम आर कंपोज्ड मेनली ऑफ ए सब्सटेंस। किसके बने होते हैं क्रोमोसोम? डीएनए के। तो डीएनए मतलब डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो 23 क्रोमोसोम मेल से आ रहे हैं, 23 क्रोमोसोम फीमेल से आ रहे हैं। जब बच्चा बन रहा है तो बच्चे में हो गए 46 क्रोमोसोम, हर एक में 46 क्रोमोसोम ही होते हैं। जो मेल का जो फादर का 23rd क्रोमोसोम है वो एक्स टाइप का ही होगा। एक्स टाइप या वाई टाइप कोई भी ट्रांसफ़र हो सकता है। अगर एक्स टाइप का ट्रांसफ़र हो गया तो वो फीमेल चाइल्ड बनेगी। अगर वाई टाइप का ट्रांसफ़र होगा तो वो मेल चाइल्ड होगा। जीन्स, एवरी क्रोमोसोम स्टोर थाउजेंड्स ऑफ जेनेटिक कमांड इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। जीन्स के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जा रही है नेक्स्ट पीढ़ी में। कल्चरल बेसिस या सोशियो कल्चरल शेपिंग ऑफ बिहेवियर। हमारे बिहेवियर के ऊपर हमारे कल्चर का इफेक्ट पड़ता है। ह्यूमन बींग्स हैव ए कल्चर टू रेगुलेट देयर बिहेवियर। हमारा कल्चर हमारे बिहेवियर को रेगुलेट करता है, नहीं तो हम पता नहीं क्या कैसे करेंगे, फिर कैसे करेंगे। ह्यूमन बिहेवियर इज फंडामेंटली सोशल। हमारा जो बिहेवियर सोसाइटी के हिसाब से होता है, सोसाइटी के ध्यान में रख के किया जाता है। कल्चर क्या है? रिफर टू मैन मेड पार्ट ऑफ द इन्वायरमेंट। हमने अपने हिसाब से कल्चर बना लिया है कि हमें इस तरह से रहना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए सोसाइटी में। कल्चर इज ऑलरेडी देयर एज वी बिगिन लाइफ। जब हम इस दुनिया में आए तो कल्चर पहले से ही था, तो हमें अपने आप को उसके हिसाब से ढालना है। मतलब कल्चर क्या है? एक वे ऑफ लाइफ है जिसके हिसाब से हमें रहना है। कल्चर प्रोवाइड करता है मीनिंग बाय क्रिएटिंग ए सिग्निफिकेंट कैटेगरीज लाइक सोशल प्रैक्टिस। कल्चर में मिलती क्या है हमें? सोशल प्रैक्टिस, हमारा रोल क्या है, हमारी वैल्यू क्या है, हमें कैसे रहना है। कल्चर हमें ये सब चीज़ें सिखाता है।
कल्चर एंड सोसाइटी। सोसाइटी मतलब एक ग्रुप ऑफ पीपल है जो ऑक्यूपाई कर रहे हैं पर्टिकुलर टेरिटरी और एक कॉमन लैंग्वेज बोल रहे हैं। तो हर सोसाइटी का अपना एक अलग कल्चर हो सकता है। एवरी सोसाइटी हैज़ इट्स ओन कल्चर, और कल्चर के हिसाब से इंसान बिहेव करता है। इनकल्चरेशन रिफर टू ऑल लर्निंग दैट टेक्स प्लेस विदाउट डायरेक्ट डेलिब्रेट टीचिंग। मतलब जहाँ आप रह रहे हो वो चीज़ आप सीख ही जाओगे, चाहो या ना चाहो। ये इनकल्चरेशन है। Inculturation refer to all learning that occurs in human life because of its availability in our socio-cultural context. Inculturation मतलब जहाँ हम रह रहे हैं वहाँ की चीज़ें हम सीख ही जाते हैं, तो वो हमारा कल्चरेशन हो रहा है। इनकल्चरेशन का मतलब ये ऑलवेज रिफर टू लर्निंग समथिंग दैट इज़ ऑलरेडी अवेलेबल। मतलब जिस एटमॉस्फेयर में हम रह रहे हैं वहाँ की वैल्यू, वहाँ के सिस्टम, वहाँ का सब तौर तरीके सीख जाते हैं, तो ये इनकल्चरेशन है। नेक्स्ट है सोशलाइजेशन। सोशलाइजेशन मतलब सोसाइटी में रहने सहने का तरीका हमें सिखाते हैं अपने बड़े। सोशलाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल एक्वायर करता है नॉलेज, स्किल, डिस्पोजिशन विच इनेबल देम टू पार्टिसिपेट एज इफेक्टिव मेंबर ऑफ द ग्रुप एंड सोसाइटी। सोशलाइजेशन हमें एक इफेक्टिव मेंबर बनाता है जो सोसाइटी में रह सके और काम चला सके, सोसाइटी के हिसाब से रह सके। सोशलाइजेशन कंटिन्यूस प्रोसेस है, लाइफ इसमें चलता रहता है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ आवर बिहेवियर इन ए पर्टिकुलर वे। जो हमारा बिहेवियर है, जिस तरह से हम बिहेव कर रहे हैं, वो अफेक्टेड होता है जो हमारे आसपास रह रहे हैं, उन्हीं से हम सीख रहे हैं। तो हमारे आसपास जो हमें सोशलाइजेशन सिखा रहे हैं वो है सोशलाइजेशन एजेंट। जैसे कि हमारे पेरेंट्स हैं, टीचर हैं, आसपास सोसाइटी में रहने वाले मेंबर हैं, सोशलाइजेशन एजेंट तो हैं। तो ये हमें कैसे सिखाएंगे? या तो हमें रिवॉर्ड देंगे या हमें पनिश करेंगे, और हमने कुछ गलत किया तो हमें डांट पड़ेगी, कुछ अच्छा किया तो इनाम मिलेगा। इस तरह से हम सोशलाइजेशन सीखते हैं। सोशलाइजेशन एजेंट वो हैं जो हमें सोशलाइज होना सिखाते हैं, सोसाइटी में कैसे रहना सिखाते हैं। पहले तो ये पेरेंट्स ही हैं, पेरेंट्स एंड फैमिली है जो हमें सिखाती है कि फैमिली में कैसे रहना है। ये उनकी लीगल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है। नेक्स्ट ये काम करता है स्कूल। स्कूल भी एक सोशलाइजिंग एजेंट है जिसमें बच्चे सीखते हैं, लिखना पढ़ना ही नहीं सीखते, उसमें सोशल स्किल भी सीखते हैं। और क्या सीखते हैं? सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ इनिशिएटिव, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये सारे क्वालिटीज़ बच्चे सीखते हैं स्कूल में। तो स्कूल भी एक सोशलाइजेशन की एक एजेंट है जिससे बच्चे से एक सेल्फ रिलायंट होना सीखते हैं, मतलब खुद का काम कर सकें। नेक्स्ट है पीयर ग्रुप। जिस ग्रुप में के वे मेंबर हैं जो उनके दोस्त हैं, तो वहाँ से वो बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, वहाँ से भी सोशलाइजेशन उनका होता है। चिल्ड्रन ऑल्सो लर्न टू असर्ट देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू। वो खुद का पॉइंट ऑफ व्यू देना भी सीखते हैं, और दूसरे का जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसे भी एक्सेप्ट करते हैं। एंड एक्सेप्ट एंड अडॉप्ट टू दोज ऑफ द अदर्स। वो अपने ही नहीं चलाते। तो पीयर ग्रुप में ये सीखते हैं कि हमारी बात तो हमारी बात है ही है, जो दूसरे कह रहे हैं वो भी बात सुननी है। मीडिया का भी इन्फ्लुएंस सोशलाइजेशन में होता है। ये तो मीडिया भी एक सोशलाइजेशन एजेंट है। मीडिया मतलब सोशल मीडिया। हम कहीं भी की भी, जैसे फॉरेन कंट्री जैसे लंदन है, यूएसए, वहाँ की सोसाइटी का हाल पे हमें पता है, तो मीडिया ने हमें सिखाई ये सब चीज़ें। नेक्स्ट है एक्कल्चरेशन। एक्कल्चरेशन का मतलब ये है कि हम दूसरे कल्चर में जा रहे हैं तो वहाँ का कल्चर भी कुछ ना कुछ अडॉप्ट कर ले रहे हैं। एक्कल्चरेशन रिफर टू कल्चर एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस रिजल्ट फ्रॉम कॉन्टैक्ट विद अदर कल्चर। जो भी दूसरे कल्चर में हम गए हैं तो हमारे अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस आ गए हैं, तो इसे कहते हैं एक्कल्चरेशन। इनकल्चरेशन है कि आपने जहाँ है वहाँ के कल्चर को सीखना। एक्कल्चरेशन मतलब खुद के कल्चर को तो सीख ही रखा है, अब दूसरे कल्चर में भी घुस जाना, क्योंकि हम उस जगह बदल के दूसरी जगह चले गए हैं। एक्कल्चरेशन मतलब दूसरे कल्चर का पार्ट बनना। इट मे बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मतलब आप दूसरी जगह वहाँ जाकर रहने लगो तो ये हो जाएगा। इनडायरेक्ट मतलब सोशल मीडिया से। इट मे बी वॉलेंट्री और या इनवॉलेंट्री, मतलब अपनी इच्छा से भी या बिना इच्छा के भी हो जाएगा। एक्कल्चरेशन की स्ट्रेटजी जैसे इंटीग्रेशन होना। इट रिफर्स टू एन एटीट्यूड इन विच देयर इज एन इंटरेस्ट इन बोथ। मतलब दोनों में इंटरेस्ट है, अपने कल्चर में भी दूसरे कल्चर में भी। तो ये हो गया इंटीग्रेशन। एसिमुलेशन मतलब इन दिस केस द पीपल डू नॉट विश टू मेंटेन देयर कल्चरल आइडेंटिटी। मतलब खुद की आइडेंटिटी को भूल जाओ, उन्हीं को अपना लो।
तो ये हो गया एसिमिलेशन। नेक्स्ट सेपरेशन। पीपल ऑफन टेंड टू ग्लोरीफाई देयर कल्चरल आइडेंटिटी। पीपल विश टू अवॉइड इंटरेक्शन विद अदर कल्चरल ग्रुप। इसमें दूसरे कल्चरल ग्रुप से इंटरेक्ट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट है मार्जिनलाइजेशन। देयर इज लिटिल पॉसिबिलिटी और इंटरेस्ट इन ओन one's cultural maintenance and little interest in having relation with other cultural group। मतलब इन्होंने सभी को छोड़ा है, अपने कल्चर को भी और दूसरे को भी, ये अलग ही रहते हैं।